हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, लास्ट लेक्चर में कंज्यूमर राइट्स हम खत्म कर चुके हैं। अब बेटा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का टारगेट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और बेटा कंज्यूमर के पास क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है उनकी चर्चा करनी है। दो टॉपिक करने हैं, रिलीफ अवेलेबल एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है जी। सर बोलने के लिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर एक्चुअल मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। ठीक है जी, 6 राइट्स कर लिए, अब 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। एक बार सिर्फ नोट्स में आ जाओ जरा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पेज पर। ठीक है जी, कोशिश करेंगे बेटा सिर्फ वहां से रीड करेंगे, समझाऊंगा मैं ही सब कुछ। पेज नंबर 137 पर आ जाओ बेटा। नोट्स में 137 पर है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बार जरा सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफर्म करना फटाफट से पढ़कर। कल पढ़ाई थी। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड सर्विसेज, दस लुक फॉर द ISI मार्क on the electrical appliances, FPO mark on the food product, hallmark on the jewelry, egg mark on the agriculture and livestock related product। मतलब क्वालिटी मार्क्स हैं ये, क्वालिटी मार्क्स देखकर ही प्रोडक्ट खरीदें। सीधी सीधी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। ठीक है जी। राइट टू सेफ्टी बताने से पहले ये पॉइंट बता दिया था ना। ठीक है ना जी, याद आ रहा होगा। और वो 7th पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखना, आस्क फॉर अ कैश मेमो विच वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ परचेज मेड। इधर देखना बेटा, वो लिखा हुआ है आस्क फॉर अ कैश मेमो। बेटा जब भी गुड्स सर्विसेज खरीदो कहता है कैश मेमो जरूर मांगो। बेटा कैश मेमो सिंपली मींस इनवॉइस। ठीक है जी, मतलब जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हो बिल। बेटा किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने की पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपके पास बेटा उस दुकान से खरीदे हुए सामान का बिल हो। देखो आप खुद समझो, कंज्यूमर कोर्ट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। अगर बेटा बिल ही नहीं होगा और कंज्यूमर कोर्ट बिना बिल के भी केस फाइल करने लग जाए तो बेटा ध्यान रखना, एक ही दिन में पूरे इंडिया के सारे दुकानदारों के खिलाफ केस हो जाएगा। मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूँ भाई, कहीं ना कोई किसी का तो दुश्मन है। आपकी सारे दुकानदारों से तो नहीं बनती होगी, किसी ना किसी से कभी तो लड़ाई हो ही गई होगी। आप क्या करोगे, एक शॉर्ट कमिंग वाला कोर्ट उठाओगे कहीं से भी, क्या करोगे कंज्यूमर कोर्ट जाओगे जी मैंने इस दुकान से गुड्स खरीदा था, कोर्ट जरा इसके खिलाफ मुकदमा कर दो। फिर तो एक ही दिन में पूरे इंडिया के सारे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। कोर्ट कहती है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि जब भी आप किसी भी दुकान से गुड्स या सर्विस बाय कर रहे हो तो बेटा हमेशा कैश मेमो मांगो। कैश मेमो मतलब इनवॉइस जिसके नीचे बेटा टैक्स पेड हुए होते हैं। ठीक है ना, दिस वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ परचेजमेंट। यही वो प्रूफ है कि आपने बेटा उस दुकान से परचेज की है। ठीक है जी। बेटा बिल मतलब वही इनवॉइस जिसमें टैक्सेस होते हैं। कच्ची पर्ची यानी प्लेन सफेद कागज पे लोग पर्ची बना के दे देते हैं, वो बिल नहीं होता। ठीक है जी। बिल और इनवॉइस उसकी बात चल रही है जिसमें नीचे टैक्सेस मेंशन है। ठीक है जी, कच्ची पर्चियां कोई प्रूफ नहीं है किसी चीज का। कई बार बेटा मोबाइल शॉप वाले भी आपको क्या करते हैं बेटा, एक बिल बनाकर दे देते हैं, नीचे कोई टैक्सेस चार्ज नहीं हुए होते और वो कोई इनवॉइस नहीं होता। वो बिल सिर्फ इसलिए दिया गया कि कल को अगर आपका फोन खराब हो तो आप वारंटी क्लेम कर पाओ डिफरेंट कस्टमर केयर सेंटर से। बिल वही है बेटा जिसके नीचे इनवॉइसेस, जिसमें नीचे टैक्सेस चार्ज हुए। समझ में आती है बात। और ये मत कहना कि कोई देने से मना कर देगा। अगर आप बिल लेना चाहते हो, दुनिया में कोई दुकानदार मना नहीं कर सकता, कोई भी दुकानदार। तुरंत मुकदमा हो जाएगा, GST एक्ट में कर देना जो मना करे। ठीक है जी, समझ में आती है बात। मेरे से चाहिए भाई, मान्या मना कर रही, मान्या को याद है 11वीं क्लास थोड़ी सी। मान्या मना कर रही है, मेरे से चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ट्यूशन सर्विसेज पर 18% GST है और GST का इनडायरेक्ट टैक्स। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो तो कभी देगा ही नहीं, कस्टमर ही देगा। जब मर्जी जब चाहो आप बिल ले सकते, जिसको चाहिए बताते हैं। ठीक है जी। चलो जी, 18% सुनते ही सिट्टी पिट्टी को होगी। आगे बढ़ाओ जी बात को। दो बातें बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, दो बातें बिल्कुल क्लियर। बेटा कल सुनाने का नंबर है इसका, इसलिए आराम से सुनना।
बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, 10 look for the ISI mark on the electrical appliances, FPO mark on the food product, hallmark on the jewelry, and that mark on the agriculture and livestock related product. Ask for a cash memo which would serve as a proof of purchase made. ठीक है जी, दो बातें क्लियर। बाबू सेकंड पॉइंट पढ़ना क्या लिखा हुआ है, और सॉरी थर्ड पॉइंट, थर्ड फर्स्ट अभी छोड़ा हुआ है मैंने। थर्ड क्या है, लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली, शायद कुछ ऐसा लिखा हो, है ना बेटा। कहता है लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। देखो आपको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, और बेटा उस राइट को पूरा करते हुए मैन्युफैक्चरर ने ना बेटा इंस्ट्रक्शन लिख दी प्रोडक्ट के ऊपर कैसे इसको यूज करना है, फिर बेटा उसको पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। कई बहुत सारे डिओड्रेंट पर परफ्यूम्स में लिखा होता है अवे फ्रॉम फ्लेम, मतलब आग से दूर रखें। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं बाबू? कहीं ना कहीं आग में फेंकोगे ब्लास्ट होगा, और बहुत खतरनाक ब्लास्ट होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसी गैसेस, कुछ ऐसे केमिकल उसके अंदर हैं कि अल्कोहल की क्वांटिटी थोड़ी सी है कि वो ब्लास्ट होगा ही होगा। बाबू उस मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, क्योंकि आपको राइट टू बी इन्फॉर्म था, उसने तो प्रोडक्ट पे इन्फॉर्म कर दिया। जिम्मेदारी तो पढ़ने की हमारी है, जिम्मेदारी तो फॉलो करने की हमारी है। तो यही समझाया जा रहा है कंज्यूमर तेरी जिम्मेदारी है मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। नहीं नहीं, कहीं तो कहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं, आग में डाल के देख लो, देख लेते हैं क्या होगा, बेटा स्वाहा हो जाओगे। फिर कहते रहना राइट टू सेफ्टी है मुझे, ये तो हार्मफुल प्रोडक्ट था, मुझे राइट टू सेफ्टी मिलना चाहिए। मिलेगा कोई राइट अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं करी? कुछ नहीं मिलेगा बेटा। सर कई बार आपने ऐसा देखा है, आई ड्रॉप हम खरीद कर लाते हैं या इंजेक्शन खरीद कर आते हैं, मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं बेटा, फ्रिज से निकाल कर देते हैं। देखा है क्या? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उसमें मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, स्टोर इन दिस टू दिस टेम्परेचर, ऐसा ही लिखा होता है ना बेटा। ओ अच्छा, या कई बार बेटा आई ड्रॉप पर लिखा होता है, इंजेक्शन पर लिखा होता है अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो भी उस इंजेक्शन में केमिकल्स हैं, या जो भी बेटा वो आई ड्रॉप में केमिकल है, वो डायरेक्ट सनलाइट में बेटा रिएक्ट कर सकते हैं, वो कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे जिससे बेटा वो आई ड्रॉप खराब हो सकती है, वो मेडिसिन जो इंजेक्शन के अंदर जानी है वो खराब हो सकती है। तो बेटा मैन्युफैक्चरर का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन को प्रिंट करना है, पढ़कर फॉलो करने की जिम्मेदारी हमारे को दी गई है। हम बेटा डायरेक्ट सनलाइट में भी रख दें और बाद में वो ड्रॉप आई ड्रॉप हमने आईज में डाल भी ली, उसके बाद बेटा कोई खराब रिएक्शन होने की वजह से आईज में कोई नुकसान भी हो गया, और हम फिर चलते हैं राइट टू सेफ्टी मांगने, तो बेटा कोई राइट टू सेफ्टी नहीं है। मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जिम्मेदारी आप ही को दी गई है। तीन बातें बिल्कुल क्लियर हुई, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स वाली बात, आस्क फॉर अ कैश मेमो वाली बात, और तीसरी बात बेटा लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना बेटा, क्या लिखा है, read label carefully so as to have a information about the manufacturing date, expiry date, net weight, gross weight, content, blah 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 blah। बाबू कहता है अगेन राइट टू इंफॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरर ने लेबल प्रिंट करके दिए भर भर के, पता नहीं कितनी सारी इंफॉर्मेशन, पढ़ने की जिम्मेदारी तो हमारी है। और ज्यादातर मैं दुनिया में पता क्या देखता हूँ बाबू, जिन्होंने कॉस्मेटिक्स लगानी है आउटर एरिया पर, वो तो क्या करते हैं ढंग से मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ेंगे, एक्सपायरी डेट पढ़ेंगे, और खाने पीने वाले सामान उसमें हम सब भूल जाते हैं। फटाफट से जाते हैं कन्फेक्शनरी शॉप पर, आप देखा ना था फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली, ये चलो ठीक, तब कहाँ जाती है बेटा अकल? तब तो कभी कोशिश नहीं करी पढ़ने मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट क्या है, जबकि कोल्ड ड्रिंक की एक्सपायरी सिर्फ 3 मंथ्स की है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, भगवान ना करे कभी कोई आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कंज्यूम कर जाओ इस हबड़ तबड़ में, आपके पास कोई राइट होगा? एक भी नहीं होगा। क्यों? मैन्युफैक्चरर ने तो पूरी जिम्मेदारी पूरी करी, आपको राइट टू बी इन्फॉर्म था, उसने लेबल पे प्रिंट करके दिया, पढ़ने की जिम्मेदारी तो आपकी है।
यानी कि बेटा अगर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर जाते हो, शायद बेटा आप कहीं पर भी मुकदमा ना कर पाओ, कहीं पर भी नहीं, वो सिर्फ आपकी गलती है। आप बाद में रिटेलर को कोस लो बैठ के, कुछ भी नहीं होगा, पढ़ने की जिम्मेदारी आप ही की है। समझ में आई बात? रीड लेबल्स केयरफुली so as to have a information about the manufacturing and the expiry dates. ऑल ओके? मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट छोड़ा हुआ है, अब फिफ्थ भी छोड़ दिया। ठीक है जी। सिक्स्थ पढ़ना क्या है? बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, चूज ओनली फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे ही कुछ है ना बेटा? और बाबू अवॉइड अनस्क्रप्चरस प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। इधर देखना चला मेरी तरफ। बेटा कहता है चूज ओनली फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। और बेटा आपको दूर रहना है ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग से। तो ये ब्लैक मार्केटिंग, ये होर्डिंग क्या होती है? देखो, ब्लैक मार्केटिंग का हिंदी में हम बोलते हैं इसको काला बाजार। पता है काला बाजारी क्या चीज होती है? बेटा कुछ नेसेसिटीज का ना अननेसेसरी स्टॉकिस्ट बन जाना। वो प्याज जो है नासिक से आती है, जगह है नासिक, वहां से आती है सबसे ज्यादा प्याज। वो कई बार आपने देखा होगा प्याज की कीमतें हर साल में एक आध बार आप देख लेते हो, 100 रुपए किलो हो गया जी प्याज, 150 रुपए किलो हो गया जी प्याज, 200 रुपए किलो हो गया। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा नेसेसरी चीज है, नेसेसिटी है, खाएंगे तो है ही लोग। अब आप वो डिमांड तो है ही रेगुलर, बेटा वो लोग ना स्टॉकिस्ट बन जाते हैं, अननेसेसरी उसकी सप्लाई रोक देते हैं। अब अगर सप्लाई रोक दोगे, नेसेसिटी है, डिमांड तो रेगुलर है, तो प्राइस तो उठेगा ही उठेगा। बेटा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस से दूर रहना, पहली बात। और बाबू उसने एक बात भी बोली, चूज ओनली फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ लीगल गुड्स, लीगल सर्विसेज खरीदो। अब परेशानी पता है क्या है बेटा? हमें पता भी होता है प्रोडक्ट कई बार इलीगल, हम तब भी खरीद लेते हैं। बाबू गली में भाई आया और बाबू आवाज लगा रहा है इंडक्शन चूल्हा दे रहा है आपको 1,000 रुपए में, MRP 4,000, बढ़िया ब्रांड का प्रोडक्ट है। ठीक है जी। आया कंबल बेच रहा है जी, या कोई और चूल्हा बेच रहा है जी, या कोई और सामान बेच रहा है, हमें 100% पता है कि किसी दुकान पे नौकरी करता, चोरी करके ठाके लेकर। पर हम बाज नहीं आता, हमें लगता है चार की चीज एक में मिल रही, कैसे ना खरीदे, आ भाई खरीद लो। बाबू चूज ओनली फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको तो पता है चोरी का माने, फिर भी खरीद लिया आपने। अच्छा भगवान न करे बेटा वो इंडक्शन में कोई कमी हो और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए उसकी वजह से, क्या बेटा कोई राइट है आपको? राइट मांगने जाओगे, कौन सी कोर्ट दे देगी राइट? ये बताओगे? मैंने चोरी का सामान खरीदा था। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट छोटा हुआ है, बाकी सेवेंथ तक डन है। कुछ भी पूछना है पूछ लो, मैंने टोटल 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, कुछ भी पूछना है पूछ लो। कल बताने हैं आपने ये। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग एक ही बात होती है, काला बाजारी। होर्डिंग मतलब अननेसेसरी स्टॉक लगाना। चलो जी 8 पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। और वो 8 पॉइंट क्या लिखा है? फाइल अ कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम in case of shortcoming in goods or shortcoming in quality of services. Do not fail to take action even when the amount involved is very small. वो कहता है फाइल अ कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम। फॉरम मतलब कुछ और नहीं बेटा, अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट। वो 3 लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें कंप्लेन किस हिसाब से होगी। बेटा अमाउंट की बात है सारी, कि अगर कम अमाउंट है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, उससे ज्यादा है तो स्टेट फॉरम, और उससे भी ज्यादा तो नेशनल फॉरम। ऐसे है कंप्लेंट का क्राइटेरिया, पढ़ेंगे, हमारा कल का टॉपिक यही है। वो क्या कह रहा है, वो ये समझने की कोशिश करो। कहता है फाइल अ कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेल्ड। बेटा आपने कोई गुड्स खरीदा, कोई सर्विस खरीदी, शॉर्टकमिंग है, कहता है बेटा कंप्लेन करो ही करो, और डो नॉट फेल टू टेक एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज वेरी स्मॉल। और बेटा कंप्लेन करना मत बोलो चाहे अमाउंट इन्वॉल्व स्मॉल है। बेटा पता है क्यों? अगर आज हम कंप्लेन नहीं करते, हमारे साथ 500,000 का धोखाधड़ी कर ली किसी कंपनी ने, हमें लगता है यार 500,000 के बीच से क्या ही कर रहा है कंप्लेन करके,
सर मैन्युफैक्चरर को बल मिलता है इन चीजों से, उसको तो स्ट्रेंथ मिल रही है ना। उसको पता है इंडिया में लोग यार इतने इग्नोरेंट हैं, उन्हें पता तो है नहीं कोई राइट, उन्हें तो पता तो है नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कभी भी केस नहीं करेगा। बाबू जैसे आप सोच रहे हो ना, ऐसे कई हजारों कई लाखों लोग इंडिया में सोचते हैं। उसने सबको ही सामान बेचा हुआ है। अब ये तो सोचो कितने अरबों रुपए का सामान वो इंडियन मार्केट में बेच चुका होगा, और बेटा उसको स्ट्रेंथ ही मिल रही होगी इस चीज से कि आप मुकदमा नहीं कर रहे हो। तो बेटा आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आपका अगर आपके खिलाफ छोटे से छोटा भी फ्रॉड हुआ है, मुकदमा कर दो एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में। इट मे बी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, डिपेंडिंग अपॉन द मनी, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व। ठीक है जी, पक्के से 9th 1 पढ़ना क्या लिखा है। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। बेटा देखो जिस भी एरिया में आप रहते हो, कहता है कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ। ये क्या करेंगे बेटा, इट सेफगार्ड योर इंटरेस्ट। सर बात बड़ी सिंपल सी है, मैंने शुरुआत में भी ये बात बोली थी जिस दिन चैप्टर शुरू किया था। कंज्यूमर सोसाइटी मतलब वही कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ही बोल दो इसको। बेटा जिस भी एरिया में रहते हो वहां पर कोशिश करो कंज्यूमर एसोसिएशन बनाओ, मेंबर बन जाओ किसी ना किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के। इट विल सेफगार्ड योर इंटरेस्ट। बाबू इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और बहुत खतरनाक खतरनाक धोखा दी जाती हैं कई बार। अब बाबू अगर आप अकेले होंगे 10-10 20-20 हजार करोड़ की कंपनियों के खिलाफ कभी मुकदमा नहीं करोगे। तभी आपको कहा जा रहा है कि कंज्यूमर एसोसिएशन बनाओ, ये आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। आप मुकदमा नहीं करोगे, कंज्यूमर एसोसिएशन तो मुकदमा कर सकती है। याद है बेटा कंज्यूमर एसोसिएशन को पावर दी गई है कि वो कंज्यूमर के बिहाफ पर पूरा केस लड़ सकती हैं, और जीत गई तो पैसे भी कंज्यूमर के घर पहुंचा देती हैं। तो बाबू इसलिए कहा जा रहा है कि कंज्यूमर सोसाइटीज के मेंबर बन जाओ, कि आपके खिलाफ धोखाधड़ी हो, आपको डर भी लगे तो कंज्यूमर सोसाइटी मुकदमा कर दे, आपको कोई फिक्र ही ना हो। ठीक है जी। 10th रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी किसी ने पूरी की है। कहता है रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट एंड लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। बाबू पता ही है हमें, हम एनवायरमेंट की कितनी इज्जत करते हैं, ठीक है जी, कितना पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं। खैर तो चलो छोड़, बात की बात है। और फर्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि अगर ये 10th पॉइंट को कोई कोर्ट सीरियस ले तो बेटा हमें एक भी मुकदमा कर पाएंगे। वो फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, कहता है बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड अ वाइज चॉइस कैन बी मेड। बाबू क्या कह रहा है, कहता है बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड अ वाइज चॉइस कैन बी मेड। तो कल भी मैंने ये बात बोली थी जब मैंने राइट टू चूज बोला था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्यों आपको दी जा रही है, ताकि बेटा आपका राइट टू चूज हर्ट ना हो। आप कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस खरीदने जा रहे हो मार्केट में, सर आपको पता होना चाहिए, बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, कि कौन कौन से ब्रांड इस गुड्स को इस सर्विसेज को बना रहे हैं, ताकि आप एक इंटेलिजेंट और वाइज चॉइस करके आओ। सर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी नहीं करोगे ना, तो आपका राइट टू चूज हर्ट होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मुझे आज तक पता ही नहीं एसी कौन कौन से ब्रांड बनाते हैं, मैंने आज तक एसी नहीं खरीदा। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ किसी शोरूम में। आपको क्या लगता है मैं राइट टू चूज अपना प्रोटेक्ट करके ले आऊंगा बाहर? एक ऐसा एसी खरीद कर लाऊंगा जिसका किसी ने कभी नाम नहीं सुना होगा, बस वो डीलर कह रहा होगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, मेरे कहने से ले जाओ। मानते हो ना बेटा इस चीज को? तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अवेयर रहो कि मार्केट में कौन कौन से गुड्स कौन से सर्विसेज अवेलेबल हैं, ताकि आपकी एक इंटेलिजेंट एक वाइज चॉइस, राइट टू चूज हर्ट नाउ इनडायरेक्टली। समझ में आई बात? और फिफ्थ पॉइंट बेटा, assert yourself to ensure you get a fair deal। बेटा assert का मतलब कुछ और नहीं, अवेयर है। कहता इतने अवेयर रहो कि आपको एक फेयर डील मिले। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बेटा सेलर और मार्केटर ना आज की तारीख में बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है। पता नहीं बेटा आप कभी किसी बहुत बढ़िया सेल्समैन से मिले हो कि नहीं, ठीक है ना। बेटा बढ़िया सेल्समैन के अंदर दम इतना होता है बेटा, वो गंजे को कंगी बेच देते हैं, और गंजा बाद में सोच रहा होता है मैं कंगी क्यों खरीद कर लेकर। सर बहुत प्यार प्यार से बोलने वाले, बड़ा मीठा मीठा बोलने वाले आदमी बैठे हैं, सेल्समैन बैठे हैं, जो 1 मिनट में सामान बेच देते हैं। और पता नहीं होता आदमी को यार मैंने ये क्यों खरीद लिया, घर आके लगता है यार ये क्यों खरीद लिया, इसकी तो सच में जरूरत नहीं थी। तो आपको कहा जा रहा है इतनी अवेयर रहो कि आपको एक फेयर डील मिले।
कैसे एक्सटेंड पोज करना करो, हो गया ना। चलो, तो बाबू ये आपको अवेयर रहना है कि आपको एक फेयर डील मिले। ठीक है जी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डन। 10 की 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेटा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी है तो एक बार फटाफट से आंखें घुमा लो। 10 की 10 पर कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं रिलीफ अवेलेबल करा रहा हूँ। मेरा आज का ही मुद्दा ये पूरा करना है, अगला टॉपिक भी। बाबू एक टॉपिक दिया होगा कहीं ना कहीं, रिलीफ अवेलेबल, 12 पॉइंट होंगे शायद, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर ही 12 पॉइंट है, बहुत आसान है। ठीक है जी, मैं बेटा आपके सामने वो सारे केसेस लाऊंगा जो पास्ट में हुए हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि चल क्या रहा है। बेटा रिलीफ अवेलेबल का मतलब समझते हो? अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पर गए कोई मुकदमा लेकर, या स्टेट लेवल कोर्ट पर गए, या बेटा नेशनल लेवल कंज्यूमर कोर्ट पर गए, ये कुछ पॉसिबल रिलीफ हैं जो आपके केस में हो सकते हैं। ठीक है जी, ज्यादातर लोगों को भ्रम होता है कि मेरे केस में एक ही रिलीफ मिलेगा। सर मल्टीपल रिलीफ एक बारी में कंज्यूमर कोर्ट देती है, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, एक एक केस में छह छह रिलीफ आ जाते हैं, छह छह रिलीफ इकट्ठे। ठीक है जी, और यकीन मानना बेटा जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, आपको सच में लगेगा कि मैन्युफैक्चरर की वॉट लगा दी भाई कोर्ट ने। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, अब देख लेना बेटा। ठीक है जी, बाबू क्या क्या रिलीफ आ सकते हैं? कल बेटा मैंने कुछ रिलीफ बताने की कोशिश करी थी और कहा था मेरी लैंग्वेज सुन लो, मेरी लैंग्वेज याद रख लेना। जनरली कंपनसेशन, वहां बोला था सीक्रेट रेफर में, जनरली कंपनसेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आर क्यूब, ये बोला था शुरू के 3 पॉइंट यही। रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट और रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट और रिफंड द प्राइस पेड। शुरू के 3 यही रिलीफ हैं। ठीक है जी, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये तीनों इकट्ठे मिल सकते हैं? क्या बात कर रहे हो, तीनों इकट्ठे मिल सकते हैं? तीनों में से क्या मिलेगा? कोई एक। ठीक है, अब बाबू मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मुकदमे दिखाता हूँ एक्चुअली में। ठीक है जी, मतलब कोशिश करता हूँ वर्चुअली में ऐसी ऐसी बातें बोलो कि आपको दिखे कि क्या हो रहा है मुकदमे में। बेटा एक आदमी को ना हाई टेम्परेचर था, उसने क्या करा, एक मेडिकल स्टोर से एक मेडिसिन खरीदी पैरासिटामॉल, और बेटा कंज्यूम करी। वो मेडिसिन स्पूरियस थी, खराब थी। बेटा ठीक तो क्या होना, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। इन्फेक्शन और बढ़ा, 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहा, छुट्टी लेकर घर आया। अब वो चाहता है उस कंपनी के खिलाफ केस करना जिस कंपनी ने उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया था। उसने केस कर दिया। अच्छा मान लो इन तीनों में से कोर्ट उसको कहते भाई रिपेयर तो हो नहीं सकता, प्रोडक्ट खत्म हो गया, प्रोडक्ट तो रिप्लेस भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने कह दिया रिफंड द प्राइस पेड, 1 रुपया वापसी कर दिया। ठीक हो गया? सच बताना, जस्टिस मिल गया आपको? अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं ऐसा समझाऊंगा नहीं ना, कभी समझ ही नहीं आएगा जस्टिस मिलना किसको कहते हैं। जस्टिस मिला? नहीं मिला, मानते हैं, सब मानते हैं जस्टिस नहीं मिला। अभी तो नहीं मिला ना जस्टिस, अब मिलेगा, घबराओ नहीं। मैन्युफैक्चरर को घर तक छोड़ के ना आए तो क्या देना, पढ़ते चलो। अब वो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिट पार्टी। ठीक है जी, ये चैप्टर स्ट्रेंथ है, पूरी बुक स्ट्रेंथ है, ये सेकंड बुक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोच लो भी खत्म कराया, मार्केट सोच लो कराया था, मार्केटिंग कराया था, और ये सोच लो, ये 4 चैप्टर है। पता आपको खुद है स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ठीक है जी, ये लॉ है, ये तो एक लॉ है छोटा सा, क्या 10 पेज होंगे, इतने मोटे मोटे इंडिया के 200 लॉ पढ़ रखे मैंने। ठीक है, सीए बनना इतना भी आसान नहीं है। तो बाबू आ जाओ, ये तो स्ट्रेंथ है हमारी, इसमें तो हम कीड़े हैं। बाबू फोर्थ पॉइंट कहता है टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिट पार्टी। बेटा कोर्ट ने 1 रुपया दिलवा दिया, चलो रिफंड द प्राइस पे, मतलब इन आर में से एक मिला, या तो रिपेयर होगा डिफेक्ट, या रिप्लेस होगा, या रिफंड होगा, 1 रुपया मिल गया, रिफंड हो गया। अब उस साथ ही साथ कोर्ट ने पता क्या कह दिया, 20 दिन ये हॉस्पिटल रहकर आया, इसका बिल बना 15 लाख रुपए, वो भी आप ही दोगे।
अब आएगा मजा। सर प्लीज सामने देखना, अभी अभी भी बात मेरी खत्म नहीं हुई। सर समझ में आया फोर्थ पॉइंट क्या है? टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिट पार्टी। मैन्युफैक्चरर की नेग्लिजेंस की वजह से तो ये इंजरी आपने सफर करी। इसका बिल कौन देगा, इसकी कंपनसेशन कौन देगा? मैन्युफैक्चरर ही देगा। पर एक बात बता देता हूं, अगर कोर्ट यहाँ भी रुक गई, मतलब एक तो रिफंड दिलवा दिया और एक कंपनसेशन दिलवा दिया, अगर कोर्ट यहाँ पर भी रुक गई तब भी मैन्युफैक्चरर को स्ट्रेंथ मिलेगी। क्यों? भाई मैन्युफैक्चरर बहुत अच्छे से जानते हैं 1 रुपए के पीछे इंडिया में मुकदमा कौन करता है। कई करोड़ लोगों में से एक आदमी, उसने मार्केट में कई करोड़ों पैरासिटामॉल, 20 करोड़ पैरासिटामॉल पहुंचा दी। 1 1 रुपए की सारी बिक गई, एक एक पैसे की भी नहीं, मैंने भी डुप्लीकेट आइटम है, 20 के 20 करोड़ रुपए उसने कमाए हुए। अगर एक आदमी ने मुकदमा कर भी दिया और 15 लाख रुपए देने भी पड़ गए तो उसको कोई नुकसान हुआ? ईमानदारी से बताना। वो चालू रखेगा इस चीज को, हो जाएगा 5 7 साल बाद एक और मुकदमा हो जाएगा, एक और 15 लाख दे देंगे। हर साल कमा तो रहा है 20 करोड़ रुपए। ईमानदारी से बताना, ये कोई अभी भी जस्टिस मिला? अगर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कभी जिंदगी में जस्टिस समझ ही नहीं आने का क्या होता है। बाबू अब पढ़ो, अभी घबराओ नहीं, इसे घर तक छोड़ना है। टू पे punitive damages in case of appropriate circumstances। बेटा punitive वर्ड है, पेनल्टी से बना है। उसने कहा ना punitive damages भी दिलवाएंगे बेटा इन केस ऑफ एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। बेटा punitive वर्ड किससे बना है? पेनल्टी से वर्ड डेराइव हुआ है। बेटा कोर्ट पेनल्टी भी लगाएगी, ऐसे नहीं जाने दे रही कि पेनल्टी कितनी होगी। और वो कोर्ट ने भी एस्टिमेट कर लिया, कोर्ट है, जज है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, इतना कच्चा नहीं है, उसने भी एस्टिमेट करवा लिया कि कितना मार्केट में डुप्लीकेट सामान बेचा है, किस किस तरीके से बेचा, कितना कमाया। अच्छा 20 करोड़ कमाया आज तक, कोई नहीं 5 गुना पेनल्टी दे दो कोर्ट को, बस 5 गुना 100 करोड़ दे दो। जिंदगी में रिपीट नहीं होगी हरकत। अगर सर 15 लाख लेके छोड़ देंगे तो ये प्रैक्टिस जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पर जाने नहीं देना बेटा ऐसे। पेनल्टी ले लो जो 3 गुना 5 गुना 10 गुना 100 गुना कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द विवेक ऑफ जस्टिस। क्या सोचता है जस्टिस, कितना तगड़ा सोचता है, ठीक है ना। जज ने सोचा कि उसका विवेक कहता है कि इससे 5 गुना दिलवाना, 5 गुना दिलवा दो। सर आप बताओ इसके बाद कभी प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी? चमड़ी उधेड़ दो एक बार, इतना वैसा ले लो आदमी से, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि बेटा रिपीट कर दे प्रैक्टिस को। इसको समझ में आई बात? 5 बातें ज्यादातर केस में बेटा, इन 5 में से 3 बातें मिल जाती है। शुरू की 3 में से आरआरआर में से कंपनसेशन भी मिल जाती है और पेनल्टी भी मिल जाती है। समझ में आ रही बात? मैंने कहा था मल्टीपल रिलीफ मिलते हैं, शायद एग्जांपल मिल गया कि मल्टीपल रिलीफ मिलते हैं। और अभी तो खैर बात को मैंने शुरू ही किया और आगे जाना है, ठीक है। छोड़ दें मैंने लेक्चर को? अरे कहाँ छोड़ दें, भागती छोड़ के लंगोटी भी खींच लो, भाग ही रहा चोर, सारे कपड़े उतारने इसके, घबराओ नहीं, ऐसे नहीं छोड़ने की कोर्ट। बाबू 6th पॉइंट कहता है टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। दिखाई दे रहा है आपको? एक काम कर लेना, इसके आगे डैश करके लिख देना वार्निंग, इसके सामने लिख देना बेटा वार्निंग। बेटा ये वर्ड ना वार्निंग जैसे ही है, अगर आप ढंग से पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। कई बार पता है क्या होता है बेटा, एक आदमी ने ना अनइंटेंशनली, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको धोखा देने की, कुछ भी ऐसा नहीं था, अनइंटेंशनली उसने मार्केट में एक सामान गलत सप्लाई कर दिया और बेटा एक कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम करा और एक्चुअली में कुछ बहुत बड़ा हार्म भी नहीं हुआ। और कोर्ट ने क्या किया बेटा, क्योंकि कल कंज्यूमर ने केस फाइल करा, कोर्ट ने उसको बुलवा दिया। देखो हमेशा ध्यान रखना ना, कोर्ट कभी क्रिमिनल क्रिएट नहीं करना चाहती। एक आदमी बिल्कुल साफ सुथरा, उसकी बिल्कुल साफ छवि है, कहीं से कहीं तक कोई दाग नहीं। बेटा अगर कोर्ट आज उसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगा दे या जेल डाल दे तो आप समझते हो वो क्रिमिनल बन गया। और अगर एक आदमी क्रिमिनल बन जाता है, उसे लगता है यार मैंने कुछ किया नहीं था तो मेरे ऊपर इतना कुछ कर दिया, फिर क्रिमिनल बनने में क्या बुराई है? बेटा कोर्ट कभी क्रिमिनल क्रिएट नहीं करना चाहती। कई बार बेटा अगर कोर्ट को लगे कि सामने वाले ने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, अनइंटेंशनली उससे कुछ हो गया है,
और किसी को नुकसान नहीं भी पहुंचा तो कोर्ट बेटा छोड़ भी देती है। और ये कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं वार्निंग जैसे। कोर्ट क्या कह सकती है जजमेंट में? टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो कर लिया अब मत करना। नॉट टू रिपीट इट इन फ्यूचर, इसको फ्यूचर में रिपीट ना कर देना गलती से। तो कोर्ट ने क्या किया, कायदे से वार्निंग देकर छोड़ दिया। समझ में आई बात? पक्का से 6 बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 6 की 6 बातें बिल्कुल क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर है। आगे बढ़ जाए। 7th 8th और 9th तीनों एक ही केस में आई हुई जजमेंट है। वो किसी टाइम पर नोकिया के फोन आते थे, नोकिया 1100 1108, है ना, बहुत फेमस फोन थे। पता नहीं सांप वाली गेम आई थी पहली बार, ठीक है जी, कीपैड फोन हुआ करते थे। नोकिया ना उस टाइम पर एक बैटरी बनाता था, शायद मेरे को जो बैटरी का नंबर याद है वो यही था, BL5C। नोकिया एक बैटरी बनाता था BL5C, और वो बैटरी ना जगह जगह पे ब्लास्ट हुई थी, ठीक है जी। उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद मुकदमा डाला था नोकिया के खिलाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मुकदमा डाला था नोकिया के खिलाफ। और बेटा ये कुछ रिलीफ हैं जो बेटा उस केस से आए थे निकल कर, ठीक है जी। 7th 8th और 9th तीनों रिलीफ उसी जजमेंट के हैं बेटा। और वो पढ़ना चाह रहा क्या है? नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फर्स्ट सेल, to withdraw the hazardous goods from sale and to cease the manufacturing of hazardous goods। इधर देखना बेटा, सामने देखना। बाबू क्या कहा था बेटा उस केस में जज ने नोकिया के सीईओ को? बेटा नॉट टू ऑफर हार्मफुल गुड्स फॉर सेल। बेटा इधर देखना, जो बैटरियां तैयार पड़ी हैं ऑफर मत कर देना गलती से भी मार्केट में। पहली बात समझ में। टू विड्रू द हार्मफुल गुड्स फ्रॉम सेल, और जो मार्केट में ऑफर ऑलरेडी हो चुकी है, जगह जगह दुकानों में पड़ी है, कोर्ट ने क्या कहा, विड्रू करा लो सारी की सारी। और आपको बता देता हूँ इस केस के बाद नोकिया ने क्या किया था भाई साहब, जितने भी स्टोर थे और जितने भी लोगों को बैटरी बेची हुई थी, अपने सारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया कि हम नई बैटरी दे रहे हैं, ये बैटरी वापसी लो और इनको नई बैटरी तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा देखो, जो तैयार बैटरी आपकी फैक्ट्री में पड़ी है, कहता है नॉट टू ऑफर, कोर्ट ने मना कर दिया, ये तो ऑफर कर ही नहीं देना। चलो ये ऑफर नहीं करेंगे, जो मार्केट में ऑलरेडी पड़ी हुई है वो, बेटा कोर्ट ने कहा वापसी मंगा लो, टू विड्रू द हार्मफुल गुड्स फ्रॉम सेल, इनको भी विड्रू कर लो मार्केट से, विड्रू भी कर ली। और बेटा तीसरी बात, टू सीज द मैन्युफैक्चरिंग, बेटा मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दो ऐसे प्रोडक्ट की जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। बेटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ताला लगा दिया था, वो बैटरी बननी बंद हो गई थी। तीनों एक ही केस की जजमेंट है। बात समझ में आ रही है? सर अगर मैं केसेस नहीं बताऊंगा मजा ही नहीं आएगा, कभी याद भी नहीं होने की, जिंदगी में नहीं याद होने के रिलीफ आपको। 7 8 और 9 पॉइंट तक डन। 10th 11th 12th 3 बचते हैं। बाबू पहले 11th की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? तो इशू अ करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ऐसे ही लिखा है। इधर देखना, ये वही है तुम्हारी कंपनियां, डेटॉल, कोलगेट, सेंसिल, पेंटीन। बाबू इधर देखना, germs before using Dettol and after using Dettol germs गायब। सर ये मिसलीडिंग ऐड है, कंज्यूमर ने केस करा, कोर्ट ने क्या करा, जो रिलीफ दिलवाया वो अलग, जो कंपनसेशन जो पेनल्टी सब कुछ अलग। साथ ही साथ उस केस में जजमेंट आई 11th नंबर पे ये, टू इशू अ करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, इशू करो एक नया एडवर्टीजमेंट, करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। और नया एडवर्टीजमेंट ऐसे इशू करना है कि जो पुराना एडवर्टीजमेंट है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए, खत्म हो जाए। और नया ऐड क्या आया? नया ऐड आया ये, जैसे नया ऐड आया पुराना ऐड का जो इम्पैक्ट था खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। पर बाबू ये सोचो, ये ऐड देने में कितने पसीने आ गए होंगे, एक ऐड की कॉस्ट क्या? दिखाई दे रहा है मैन्युफैक्चरर लुटता हुआ? अभी भी कहाँ जाते? आपको क्या लगता है खाली हो गया मैन्युफैक्चरर? अभी तो रहेगा उसके पास कुछ और थोड़े 100 200 रुपए, वो भी लूट लो घबरा। पढ़ना जरा लास्ट पॉइंट, टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी। यार ये क्या है? कौन सी एडिक्वेट कॉस्ट और कौन सी एप्रोप्रिएट पार्टी? बाबू कोर्ट ने पूछ लिया कंज्यूमर कहाँ से आते हो आप? ने कहा जी मान लो मुकदमा चल रहा है सहारनपुर कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे यहाँ पर भी। कंज्यूमर ने कहा जी मैं आता हूँ पास से नकुड़ एक गाँव है वहां से।
कोर्ट ने कहा कितना टाइम हो गया, कहते जी 3.5 महीने हो गए मुकदमा चलते हुए, रोज ही आते। कोर्ट ने कहा कितना खर्चा करा, सब लिखवा दो आज, खाने पीने आने जाने का, वकील को कितना खर्चा किया, उसने लिखवा दिया कि 3.5 महीने में लाख रुपए खर्च हो गए। वकील साहब ने भी मुझसे 40,000 रुपये लीगल फी ली है, आने जाने का मेरा खर्चा इतना इतना, कभी बस से आता हूँ, कभी ट्रेन से आता हूँ, कभी ऐसे आता हूँ वैसे आता हूँ, कभी यहाँ आके ये खा लेता हूँ वो खा लेता हूँ, मेरा खर्चा लाख रुपये का। कोर्ट ने बेटा मैन्युफैक्चरर को इंस्ट्रक्शन दी कि लाख भी तू दे। मान्य करी मैंने भी करना है केस, बनता है तेरा तो करना। हाँ जी, बात समझ में आती है। एक 10th पॉइंट रहता है बेटा, उसकी चर्चा कल कर देंगे, उस पर टाइम लगाऊंगा मैं थोड़ा सा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।